हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग देखने वाले हैं जीव जनन कैसे करते हैं। हम लोगों ने पहले वीडियो में समझा कि जो जनन होता है वो क्या होता है और कितने प्रकार से होता है। आज हम लोग देखने वाले हैं कि जो जनन है इसकी कौन कौन सी विधियां हैं। ठीक है, तो अलैंगिक प्रजनन की विधियां तो हम लोगों ने पहले वीडियो में कवर किया है कि जो लैंगिक और अलैंगिक दो प्रकार की प्रजनन होते हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि अलैंगिक प्रजनन की विधियां क्या क्या है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला इसमें दिखा रहा है विखंडन। विखंडन क्या होता है? इस प्रक्रम में कोशिका दो या दो से अधिक कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है, इसे ही कहते हैं विखंडन। ठीक है, तो विखंडन जो है, तो विखंडन में दो प्रकार के होंगे विखंडन। तो विखंडन जो है उसमें पहला द्विखंडन होगा। ठीक है, तो ये विखंडन को आप दो भाग में कैटेगराइज कर सकते हो, पहला और दूसरा। तो पहला में होगा द्विविखंडन, ठीक है, और दूसरा में होगा बहुविखंडन। ठीक है, तो ये हम लोग कवर करने वाले। विखंडन में क्या होता है? जनरली एक कोशिका है या दो से अधिक भागों में विभाजित हो जाती है। ठीक है, तो पहला देखते हैं। पहला कह रहा है द्विखंडन। द्विखंडन में क्या होता है? जीव दो कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। द्विखंडन में क्या होगा कि कोशिका जो है दो भागों में विभाजित हो जाती है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल दिया है अमीबा। ठीक है, तो आप देख रहे हो अमीबा है और ये धीरे धीरे क्या हो रहा है? दो पार्ट्स में डिवाइड हो जा रहा है और दो नए जीव बनकर आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप देख सकते हो बहुखंडन। बहुखंडन में क्या है? जीव बहुत सारी कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है। तो बहुखंडन में क्या होगा? दो नहीं, दो से अधिक, बहुत सारी। आपके बुक में भी ये फिगर दिया हुआ है, तो अपने बुक से भी देख सकते हो आप कि ये जो है प्लाज्मोडियम है। प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन हो रहा है, मतलब एक कोशिकाओं में बहुत सारे, देख रहे हैं आप, देख सकते हैं कि बहुत सारे कोशिकाओं में ये क्या हो गया है? विभाजित हो गया है। ठीक है, तो ये आपका हो गया सेकंड। ये जो था आपका विखंडन, ये विखंडन दो प्रकार के थे। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखने वाले हैं खंडन। ठीक है, ये सेकंड है आपका खंडन। तो खंडन में क्या हो रहा है? इस प्रजनन विधि में सरल संरचना वाले बहुकोशिकीय जीव विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाते हैं। ये टुकड़े वृद्धि कर नए जीव में विकसित हो जाते हैं। तो एक जो आपको दिखाया है स्पाइरोगाइरा, ठीक है, तो ये ब्रेकडाउन होगा। ठीक है, और ब्रेकडाउन होकर क्या होगा कि नए नए जीव में विकसित हो जाएगा। तो ये आपका इंग्लिश में फ्रेगमेंटेशन इन स्पाइरोगाइरा। तो ये आपको दिख रहा है, एक जो बड़ा है स्पाइरोगाइरा, ये ब्रेकडाउन होकर दूसरे दो भागों में बट गया और ये क्या हो रहा है कि नए जीव में विकसित हो जाएगा। ठीक है, ये आपका है खंडन। नेक्स्ट इज पुनरुद्भवन। ठीक है, या फिर पुनर्जनन बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इस प्रक्रम में क्या होता है? किसी कारणवश, ठीक है, जब कोई जीव कुछ टुकड़ों में टूट जाता है तब प्रत्येक टुकड़ा नए जीव में विकसित हो जाता है। ठीक है, तो किसी कारणवश क्या होता है कि कोई जीव जो है वो एक टुकड़ों में, किसी टुकड़ों में, कुछ टुकड़ों में बट जाता है और फिर वहां से एक नया जीव उत्पन्न होता है। जैसे कि एग्जाम्पल दिया है प्लानेरिया, हाइड्रा। हाइड्रा में भी ऐसा होता है और प्लानेरिया में भी होता है। ठीक है, तो प्लानेरिया में आप देख रहे हो, प्लानेरिया का हेड है ये, बॉडी है ये और टेल है। तो ये क्या कर रहा है कि हेड से फिर से नया बॉडी और टेल ले आया। ठीक है, और फिर आप देख रहे हो कि ये बॉडी था तो ये ऊपर अपना हेड ले आया और टेल ले आया। ठीक है, फिर यहाँ पर इसका बस टेल बचा हुआ था तो ये अपना बॉडी और हेड ले आया। तो इस तरह से क्या कर रहा है? इसमें रीजेनरेशन हो रहा है। और नेक्स्ट इज हाइड्रा। हाइड्रा में भी आप देख सकते हो कि ये भी 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ और वहां से नए भाग में, जो नया भाग, मतलब जो भाग है उससे नए जीव उत्पन्न हो गए। ठीक है, आप इसका और एक एग्जांपल ले सकते हो कि जो आपने छिपकली देखा होगा, उसका भी जो टेल है अगर वो छोड़ देती है तो फिर से उसके नए टेल आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखिए, इसमें भी ये बात कह रहा है और इस वाले में भी सेम बात कह रहा है कि टूटने से, है ना। लेकिन आपको इसमें क्या बता रहा है कि जहां पर जीव का जो इंपॉर्टेंट भाग है वहीं से टूटना चाहिए, जहां से नया उत्पन्न हो सके। अगर एक मैं छिपकली का एग्जांपल लेती हूँ, तो छिपकली के अगर सर को कुचल दिया जाए तो क्या उसमें नए जीव उत्पन्न होने की संभावना है? नहीं। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट है रीजनरेशन में कि वही भाग से टूटना चाहिए जहां से फिर से वो नया उत्पन्न हो सके। तो इन दोनों में सिमिलैरिटी है कि कहीं से भी ब्रेकडाउन होगा तो वो क्या हो जाएंगे? नए जीव में उत्पन्न हो जाएंगे। लेकिन इसमें क्या है कि आपको ध्यान रखना होगा कि इसमें वहीं से टूटने चाहिए जहां से ये विकसित हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए
मुकुलन, मुकुलन क्या है? इस प्रक्रम में जीव के शरीर पर एक उभरा हुआ उभार उत्पन्न होता है, ठीक है, एक उभार उत्पन्न होता है। देख रहे हैं आप, बर्डिंग हो रहा है, यहाँ पे उभार उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। और ये उभार जो है एक बड़ा हो रहा है धीरे धीरे, और फिर ये धीरे धीरे बड़ा होकर क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा और फिर एक नया जीव बन जाएगा, तो जिसे मुकुलन कहते हैं। यह मुकुलन पहले नन्हे फिर पूर्ण जीव में विकसित हो जाता है तथा जनक से अलग हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि पहले ये छोटा बेबी है ना, फिर धीरे धीरे ग्रो करेगा, और ग्रो करने के बाद क्या होगा, एक अलग से अपना नया जीव बन जाएगा ये, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट इज बीजाणु समागम। तो बीजाणु समागम क्या होता है? तो कुछ जीव जो होते हैं कि तंतु के सिरे पर बीजाणु धानी होती है, ये आपको दिख रहा है बीजाणु धानी, और जिनमें बीजाणु होते हैं, तो इनमें बहुत सारे बीजाणु होंगे, ठीक है। ये आपका बीजाणु धानी है और इसमें बहुत सारे बीज होंगे, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि बीजाणु गोल संरचनाएं होती है जो एक मोटी भित्ति से रक्षित होती है। तो इनमें एक मोटी भित्ति होती है जिससे ये रक्षित होती है, और अनुकूल परिस्थिति मिलने पर बीजाणु वृद्धि करने लगता है, और ये यहाँ पर जब अनुकूल मिलेगा इसको परिस्थिति तो ये वृद्धि करने लगेगा, ठीक है। तो ये जो बीजाणु समागम है ये क्या होता है कि ये आपका एक पोर है छोटा सा ऐसे, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे बीजाणु होते हैं, और जब ये टूटते हैं या फूटते हैं तो ये नीचे गिरेंगे और वहां पर एक फिर नया पौधा उत्पन्न होगा इस तरह से। तो इसे ही बीजाणु समागम कहते हैं, ठीक है। लास्ट है आपका कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन क्या होता है? कुछ पौधों में नए पौधे का निर्माण उसके कायिक भाग, जड़, तना, पत्ती आदि से होता है, इसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं, ठीक है। तो कायिक प्रवर्धन दो प्रकार के होते हैं। कायिक प्रवर्धन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला है आपका प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन, है ना, प्राकृतिक विधि द्वारा, और दूसरा है आपका कृत्रिम के द्वारा, कृत्रिम रूप से, आर्टिफिशियल तरीके से। एक नेचुरल होगा आपका और एक आर्टिफिशियल तरीके से होगा, ठीक है। तो देखिए प्राकृतिक विधि में क्या होता है, जैसे जड़ द्वारा, जो जड़ है उससे आपका पौधा ग्रो करता है। तो कह रहा है डहेलिया, शकरकंदी, तो ये जड़ आप लगाओगे तो उससे पौधा ग्रो करेगा। दूसरा है तने द्वारा, आलू, अदरक, आप जब उसका तना लगाओगे तब फिर वहां से एक नया प्लांट बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट है पत्तियों द्वारा। तो पत्ती द्वारा जैसे आपके बुक में भी दिया होगा ब्रायोफिलम, उसका जो यहाँ पे पत्ती है वहीं से एक नया पौधा उत्पन्न होगा, और फिर आप उसको कहीं पे अगर प्लांट कर दोगे तो वहां से एक नया पौधा बनकर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कृत्रिम विधि, ठीक है। तो कृत्रिम विधि में क्या है? रोपण। रोपण जो है आम, कर्तन, गुलाब, लेयरिंग, चमेली, ठीक है। तो ये तीन विधि है जिसमें आप क्या कर सकते हैं, कृत्रिम विधि, और एक है उत्तक संवर्धन। तो ये रोपण क्या होता है? तो रोपण देखिए इस तरह से कि ये जो आपका एक प्लांट है दूसरे प्लांट से अटैच कर दिया गया, ये आपका रोपण है, ठीक है। कर्तन में क्या होता है कि कट करके आप इसको कहीं भी प्लांट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लेयरिंग। लेयरिंग में क्या होता है कि एक जो प्लांट है उसकी जो डालियां नीचे की तरफ जा रही है उससे आप मिट्टी में दबा दोगे और वहां से फिर एक नया प्लांट उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका। नेक्स्ट है यहाँ पे उत्तक संवर्धन। इस विधि में शाखा के सिरे से कोशिकाएं लेकर उन्हें पोषक माध्यम में रखा जाता है। ये कोशिकाएं गुणन करके कोशिकाओं के गुच्छे जैसी कैलस होती है इनमें परिवर्तित हो जाती है, और कैलस को हार्मोन माध्यम में रखा जाता है जहां उनमें विभेदन होकर नए पौधे का निर्माण होता है, फिर उसे मिट्टी में रोप दिया जाता है। तो ये जो उत्तक संवर्धन है, तो किसी भी पौधे में से ऊपर की जो उसकी सिराएं होंगी, सिरे की कोशिका होगी, उसे लेकर एक उसे पोषक माध्यम में रखा जाएगा, और जब उसमें गुणन होगा, जब उसमें वृद्धि होगी कोशिकाओं में, तब उसे फिर क्या कर दिया जाएगा, रोप दिया जाएगा, रोपित कर दिया जाएगा, और उससे क्या होगा कि वो पौधा ग्रो करने लगेगा। इसका उदाहरण है आर्किड और सजावटी पौधे। तो ये जो आपका डेकोरेटिव प्लांट्स होते हैं उनके लिए ये यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कायिक प्रवर्धन जो होता है, कायिक संवर्धन के क्या क्या लाभ है। तो कायिक संवर्धन के क्या क्या लाभ है? तो पहला है बीज उत्पन्न ना करने वाले पौधे। जैसे कि कोई पौधा है और वो क्या है कि उसमें बीज ही नहीं होता है, तो वो क्या होगा, कुछ टाइम के बाद क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा।
तो अगर वैसे पौधे हैं जिनमें बीज उत्पन्न नहीं होते हैं, तो वैसे पौधे की निरंतरता को बनाए रखने के लिए हम लोग काई संवर्धन का उपयोग कर सकते हैं। जैसे केला, गुलाब आदि जैसे जो पौधे हैं वो नए पौधे बनने में मदद करते हैं। नेक्स्ट है, नए पौधे के आनुवांशिक रूप में जनक के समान होते हैं। तो जो नए पौधे होंगे वो जो पुराने पौधे थे उनसे ये समान होंगे, ठीक है। बीज रहित फल उगाने में मदद करते हैं, हाँ, जिनमें बीज नहीं होते हैं, वही सेम बात, ठीक है। और कह रहा है कि पौधे उगाने का सस्ता और आसान तरीका है। ये सस्ता और आसान तरीका है, आप कोई भी एक प्लांट ले आए और उसको आप कट करके लगा रहे हो, फिर से कट करके लगा रहे हो, है ना। तो इससे क्या होगा कि एक प्लांट से आप बहुत सारे प्लांट लगा लिए, है ना। तो इस तरह से क्या होगा कि ये पौधे उगाने का सस्ता और आसान तरीका है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आया हो, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि कृत्रिम विधि में रोपण, कर्तन, लेयरिंग, उत्तक संवर्धन, ठीक है। तो जैसे कि ये जो रोपण है, जैसे कि मान लीजिए कि 2 आम का पौधा है और वो आम का पौधा जो है, एक आम का पौधा मीठे आम देता है, एक खट्टा देता है, लेकिन इसका जो ड्यूरेशन है मीठे आम का वो 2 साल का है और खट्टे आम का 1 साल है। तो दोनों में क्या कर दिया जाएगा, इनका कट करके इनको एक साथ यहाँ पर लगा दिया जाएगा, जिससे आपको डिजायर आउटकम्स मिल सकते हैं। तो इस तरह से भी इनका उपयोग किया जाता है आजकल फार्मिंग के लिए, ठीक है। कृषि कार्य में, एग्रीकल्चर में इस तरह का यूज होता है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि आगे क्या है, ठीक है। तो आगे जो लैंगिक प्रजनन है ये हम लोगों ने डिस्कस किया, अलैंगिक प्रजनन। तो अलैंगिक प्रजनन की जो 6 विधियां हैं उनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं लैंगिक प्रजनन के बारे में, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। थैंक यू।